हेलो एवरीवन। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं और हमारी जो लाइव क्लासेस हैं उन पे हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ जो हमारा कांटेक्ट नंबर है आप उस पे संपर्क करके और हमसे जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और डेली अगर आप करंट अफेयर मैगज़ीन पढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ामिनेशन में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो भी हमारी मैगज़ीन है डेली, ये यूपीएससी का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के अकॉर्डिंग इनको सब डिवाइड कर दिया किया गया है जिससे आप ईज़ी तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बाफ्टा अवार्ड्स 2026 इसका पूरा कौन-कौन विनर रहे हैं इसमें था आर्टिकल। और बाफ्टा या ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड ये लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुआ और इसमें जो वहाँ के प्रिंस विलियम हैं और प्रिंसेस ऑफ वेल्स इन्होंने अटेंड किया। पॉल थॉमस एंडरसन की वन बैटल आफ्टर अनदर इसको तो है वो अवार्ड्स मिले हैं। 6 अवार्ड्स इसको मिले हैं जिसमें कि बेस्ट फिल्म का और बेस्ट डायरेक्टर का है अवार्ड। और इसके अलावा बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन पे प्ले, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी इसका भी जो है उनको अवार्ड मिला है। और माना जा रहा है कि जो अब इसके बाद ऑस्कर्स होंगे तो उसमें भी ये जो है वो जीत सकती है ये फिल्म जो है वो काफी सारे अवार्ड्स। फिर जेसी बकले हैं इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इन्होंने जो है वो हैमेट में अपना रोल किया था एग्नेस हैथावे करके। और इसके अलावा इंडिया का मैंने कल बताया ही था कि जो इंडिया की एक बूंग करके मणिपुरी मूवी है इसको अवार्ड मिला। पहली ये भारत की मूवी है जिसको बाफ्टा में अवार्ड मिला है। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म की कैटेगरी में इसको है जो अवार्ड मिला है। ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके डायरेक्टर हैं लक्ष्मी प्रिया देवी, ये इनकी जो है वो पहली मूवी थी। और इसको प्रोड्यूस करने का काम जो है वो फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी इन्होंने जो है वो किया है। ठीक है, इन्हीं का एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत ये मूवी जो है वो बनी है। इसके अलावा सिनर्स और स्टीन इन्हें थ्री थ्री अवार्ड जो है वो मिले हैं। फिर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री प्राइज ये मिला है मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, तो ये है। और जो हमारी जो मणिपुरी फिल्म जीती है बूम, इसने जो है वो बाकी जो इसके कंटेंडर्स जैसे लीलो एंड स्टिच, आर्को, जो स्ट्रो पॉलिस ये भी नॉमिनेटेड थे तो उनको जो है इसने हराया। तो ये भी अवार्ड जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है प्रीलिम्स में। जैसे एसएससी वगैरह का एग्जाम हो या जिसमें करंट की चीजें आती हैं उसमें ये पूछा जा सकता है, पीसेस में भी आ सकता है। और सेकंड जो है वो राजा जी उत्सव ये शुरू हुआ। और ये हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, उनके लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए और उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल जो है वो दिल्ली में स्टार्ट हुआ। राष्ट्रपति ने जो है वो इनकी एक मूर्ति मतलब बस्ट मतलब ऊपर का हिस्सा जो ऊपर फेस और वो रहता है उसका इनॉग्रेशन किया राष्ट्रपति भवन में। और इन्होंने ये एडविन लुटियंस की मूर्ति उसको जो है वो इनके द्वारा जो है वो रिप्लेस किया गया है। तो उसमें राष्ट्रपति ने कहा कि ये एक महान व्यक्ति थे भारत के और काफी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे, क्रिएटिविटी बहुत थी उनकी, है ना। उन्होंने काफी सारा कंट्रीब्यूशन दिया, लीगल प्रोफेशन, फ्रीडम स्ट्रगल, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में काफी काम किया। ठीक है। और इसके अलावा गवर्नेंस में इन्होंने एक अपनी अहम भूमिका निभाई। तो उनका जो इतिहास है और उन्होंने जो जो किया है उनकी लाइफ से जो इंस्पिरेशन मिलता है जो यूथ है उसको, तो उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में लोग उनसे जो है वो इंस्पायर होंगे और नेशन फर्स्ट की जो स्पिरिट है उसको जो है वो सबसे ऊपर जो है वो रखेंगे। सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका जन्म हुआ था 1878 को और 1972 को इनको मृत्यु हुई। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में इनका काफी अहम जो है वो रोल रहा है। ये गांधी जी के प्रमुख एसोसिएट थे। इन्होंने लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया की तरह सर्व किया। साथ ही साथ पहले इंडियन बने क्योंकि गवर्नर जनरल बने। फिर ये चीफ मिनिस्टर भी थे मद्रास स्टेट के।
इसके अलावा इन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर की भी भूमिका निभाई थी, स्वतंत्र पार्टी में ये बने थे। इन्होंने कई सारे ट्रांसलेशंस किए जिसमें कि रामायण और महाभारत जो है वो प्रमुख थे, इनके क्लासिकल जो है वो इन्होंने इसमें सब वो किया था ट्रांसलेशन का काम। तो ये जो राष्ट्रपति भवन में जो लुटियंस की को रिप्लेस करके इनको लगाया गया है, तो मतलब ये एक नया दिखाता है नेशनल नैरेटिव को कि कॉलोनियल जो लेगेसी थी उसको हम हटा के जो है वो जो हमारे लीडर्स थे उनको जो है वो प्रेस करेंगे। तो सी राजगोपाल गोपालाचारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में आ सकते हैं, पीसीएस मेंस में, क्योंकि ऐसे इनके बारे में ज्यादा निकल रहा है तो ये आ सकता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है और इनका जो है वो 4 दिन का जो है वो एक फेयर मेला जो है वो ऑर्गेनाइज लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र के बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में, नेशनल आरोग्य फेयर। और 25 से 28 फरवरी तक ये चलेगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव हो वो यही है कि आयुष सिस्टम जो है मेडिसिन का उसको प्रमोट करना और एक जन जो लोग हैं पब्लिक के बीच में कि मतलब कैसे जो है आयुष सिस्टम वर्क करता है इसको दिखा मतलब बताना। फार्मर्स के लिए जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए बढ़ावा देना, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना और किस प्रकार इनसे उनके लिए जो है वो एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है, लाइवलीहुड डेवलप होता है, उसके बारे में बताना। और राष्ट्रपति ही इसको जो है वो इनॉग्रेट करेंगी और इस फेयर में जो है वो फ्री हेल्थ चेकअप वगैरह जो है वो रखेंगे। आयुष में क्या क्या चीजें हैं ये आय मतलब ये पूछा जा सकता है, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा, होम्योपैथी और ये ट्रेडिशनल जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो इसमें है। तो ये मतलब ये भी आ सकता है, जैसे यूनानी के बारे में, सिद्धा के बारे में। सिद्धा जो है वो साउथ इंडियन मेडिसिन सिस्टम है। सोवा रिगपा क्या है? ये एक ट्रेडिशनल तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम है। ये काफी सदियों पुराना है और इसमें जो है वो बीमारी को डायग्नोस करने के लिए जो है अलग जैसे पल्स वगैरह का एनालिसिस करके जो है वो चेक किया जाता है। बिहेवियर को चेक करते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है रेमेडीज जो है वो इसमें कराई जाती हैं। तो किस से रिलेटेड है, कहाँ का है, ये भी जो है वो आ सकता है प्रीलिम्स पर्पस के लिए। फिर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा। इन्होंने इनॉग्रेट किया लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट और रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, ये एम्स भुवनेश्वर में। और इससे जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और बेहतर होगा, हेल्थ केयर डिलीवरी जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। तो और इस प्रकार एम्स भुवनेश्वर ये पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इन ओडिशा में जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा। तो आजकल रोबोटिक सर्जरी भी काफी जो है वो न्यूज में है, इसमें क्या क्या चीजें हैं ये आ सकता है, कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ। जैसे अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी एम्स दिल्ली में भी जो है उसको इनिशिएट किया था ये। फिर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने टीचर ऐप 2.0 इसको लॉन्च किया और ये एआई पावर्ड रहेगा। इसका न्यू दिल्ली में इन्होंने इनॉग्रेशन किया। इसको भारती एयरटेल और सीके 12 फाउंडेशन के द्वारा कोलैबोरेशन में बनाया गया है। ये एक एआई ड्रिवन टेक कंपेनियन है जिससे जो स्कूल टीचर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा और इसमें उनको नए-नए चीज़ें बताई जाएँगी कि कैसे वो जो है वो एआई का यूज़ करके जो टीचिंग है उसको और बेहतर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक एआई रिवॉल्यूशन में एक फर्दर एक स्टेप है आगे बढ़ने का। फिर बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। ये एक कैंपेन है और इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने नेशन वाइड लॉन्च किया। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि इंडिया का जो डिजिटल स्किल है मूवमेंट उसको बढ़ावा देना थ्रू स्किल इंडिया डिजिटल हब या सिद्ध। तो सिद्ध के बारे में पूछ सकता है और मतलब इस कैंपेन का है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किलिंग प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एक लर्निंग प्रोवाइड करना ताकि अपने जीवन को वो बेहतर बना सकें। और ये जो कैंपेन है इसमें अमिताभ बच्चन हैं, इनको जो है वो जोड़ा गया है लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है? तो ये सिद्ध के बारे में पता रखना कि क्या है ये, किस किस लिए है सिद्ध, स्किल इंडिया डिजिटल हब। और साथ ही साथ ये कैंपेन का नाम, कौन इससे एसोसिएटेड है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पीसेस में मतलब पूछे जाते हैं अक्सर। तो
ये इसमें आ सकता है। ठीक है? और तो ये मैम ऑनलाइन होगा? हाँ? ऑनलाइन हाँ, है ये डिजिटल सिद्ध? प्लेटफ़ॉर्म है। डिजिटल मतलब ऑनलाइन कनेक्ट करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा, चीज़ें बताएगा। सिखाएंगे? स्किल इंडिया डिजिटल हब, ये प्रमुख जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है और इसके लिए इसको जो है वो लॉन्च किया गया था, मतलब एज अ पार्ट ऑफ स्किल इंडिया इनिशिएटिव, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। ठीक है? और मतलब यही है कि बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कनेक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ाना अक्रॉस इंडस्ट्रीज़। आपको स्किल प्रोवाइड किएँगे, फिर उसका सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करेंगे, तभी फिर आपको फर्दर जाके जो है वो जॉब्स वगैरह जो है वो मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें अमिताभ बच्चन को जोड़ दिया है। बढ़ना है तो जुड़ना है। ये नाम याद रखना किससे रिलेटेड है। पढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। हाँ। फिर किस प्रकार से एआई का यूज करके रूरल गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, इस पे ये एक अच्छा आर्टिकल है। और मतलब ये इसमें काफी सारी चीजें हैं और ये पूछ भी सकते हैं, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे में भी इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अब जैसे एआई का यूज काफी बढ़ रहा है, अभी एआई समिट हुई डिफरेंट अर्बन सेक्टर में और बाकी सेक्टर्स में, हम देख रहे हैं रूरल गवर्नेंस को कैसे इससे जो है वो बेहतर किया जा रहा है, तो ये इससे था। एआई को डायरेक्टली इंटीग्रेट किया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, ताकि जो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस है उसको बेहतर किया जा सके। अब इसमें टूल्स के नाम दिए हैं, एक जैसे कि सभा सार है, ये एक एआई इनेबल्ड टूल है और इससे जो है वो जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की, उनका जो ऑडियो वीडियो इनपुट होता है उसको जनरेट किया जाता है। सभा सार मतलब मीटिंग हो रही है, तो मैनुअल एफर्ट कम होता है, टाइमली चीजें होती हैं, जो रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया है वो बायस नहीं रह जाती है कि हाँ क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या चीजें हो रही हैं। इसको भाषणी से भी इंटीग्रेट किया गया है, तो इसकी वजह से ये काफी सारे लैंग्वेजेस में है, जैसे अभी फिलहाल ये 14 लैंग्वेजेस में जो है वो काम कर सकता है, मल्टीलिंगुअल है। इसके अलावा ई ग्राम स्वराज है, ग्राम मानचित्र है, इससे भी जो रूरल जो गवर्नेंस है उसको बेहतर किया जा रहा है। ई ग्राम स्वराज, इसको ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत जो है वो डेवलप किया और ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2020 में। तो इसमें जो पंचायत के जो फंक्शंस होते हैं उनको जोड़ा गया है कि कैसे आपको गांव का विकास करना है, क्या प्लानिंग करनी है, कितना बजट होना चाहिए, कैसे चीजों को मैनेज करना है, क्या एसेट जनरेट हो रहा है, किस प्रकार से पंचायत में ग्रामीण इलाकों में जो है वो डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, बैंकिंग को बेहतर किया जा सके। तो उसके लिए ये सारी चीजें जो हैं वो हैं, तो ये इसमें एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। फिर इसमें बताया गया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 रहा है, इसमें काफी सारे जो पंचायत ग्राम पंचायत हैं उनको जब जोड़ा गया है, जैसे 2.53 लाख ग्राम पंचायत हैं, 6,409 ब्लॉक पंचायत, इनको जो इस प्लेटफॉर्म से पूरा जोड़ा गया। ग्राम मानचित्र के बारे में बताया गया कि इससे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हुआ है, जीआईएस का यूज करके मैपिंग वगैरह किया जा गया है कि कितना क्या मैप, कितना जमीन है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो उसके तहत पूरा प्लान जो है वो इसमें बनाया जा रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक था, ये भू प्रहरी, इसके बारे में है, तो ये भ्रू प्रहरी क्या है ये भी आ सकता है। भ्रू प्रहरी लॉन्च हुआ था 2025 मई में और इसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी दिल्ली। और ये भी एआई को और जो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज हैं इनको इंटीग्रेट करता है और मॉनिटर करता है कि नरेगा के अंतर्गत किस तरह का वर्क हुआ है, क्या क्या एसेट जनरेट हुए हैं। जैसे नरेगा के तहत जो है अमृत सरोवरों का निर्माण करवाया जा रहा है कि भाई काम मजदूरों को दिया जा रहा है, तो अमृत सरोवर पॉन्ड्स वगैरह बनवाए जा रहे हैं आर्टिफिशियल, ताकि वहां पे वाटर कलेक्ट हो, तो वो जो वाटर कलेक्ट होगा उसको मतलब उससे जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, जल का संचय होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हैं, तो भू प्रहरी भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है और किस तरह की योजना है। इसके अलावा एआई का यूज करके अभी जैसे नरेगा को चेंज करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इस ये बना दिया गया, तो इस आगे फर्दर भी जो है वो उसको यूटिलाइज किया जाएगा। फिर इसके अलावा डिजिटल श्रम से सेतु मिशन, ये भी एक इनका है जिसको में जो है वो एआई की टेक्नोलॉजीज का जो है वो यूज किया जा रहा है। फिर एआई का यूज एग्रीकल्चर में फार्मर के वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, जैसे किसाने मित्र है प्लेटफॉर्म,
नेशनल पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम है, क्रॉप की हेल्थ को मॉनिटरिंग करने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग वगैरह का यूज किया जा रहा है, और उससे जो डेटा है उसमें एआई का यूज करके बेहतर तरीके से पता लगाया जा सकता है कि क्या सॉइल की स्थिति है, कैसी पेस्ट क्या आ सकते हैं, कोई अगर कैलेमिटी होने वाली है तो रियल टाइम उसके लिए जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी जा सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इसके अलावा इसमें और भी चीजों को इंक्लूड किया है, जैसे इसमें बताया कि एनसीईआरटी का दीक्षा प्लेटफॉर्म है, ये लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है इसमें। फिर इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन है मध्य प्रदेश में, वहां पे सुमन सखी, ये एक व्हाट्सएप चैटबॉट तैयार किया गया है, और इससे जो महिलाएं हैं उनको जो न्यूबॉर्न बेबी हैं और जो उनकी मैटरनल हेल्थ उनको कैसे इंप्रूव करना है, तो उसके लिए इनसे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी एआई का यूज करके काफी जो है वो डेवलपमेंट किया जा रहा है। भाषिणी की बात कर लें तो भाषिणी का लॉन्च हुआ था 2022 में। ये एआई इनेबल्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, और इसका उद्देश्य है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है उनके बारे में सारी जानकारी रखना। और ये 350 एआई लैंग्वेज मॉडल के द्वारा सपोर्टेड है, और अभी तक इसको काफी सारे इसको लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, अराउंड 1 मिलियन डाउनलोड्स इसके हो चुके हैं। इसके अलावा भारत जेन है, ये लॉन्च हुआ जून 2025 में। ये भी गवर्नमेंट फंडेड सोवरेन मल्टी न्यूक्लियर जो है वो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। फिर आदि वाणी है, ये एक एआई इनेबल्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है जो कि कम्युनिकेशन बैरियर को हटाता है, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो जो फेस करती हैं लैंग्वेज को लेके इशू, उसको भी हेल्प करता है। तो मतलब इस प्रकार से एआई का हम ग्रामीण क्षेत्र में कैसे यूज कर रहे हैं ये मतलब है। तो ये पूरा आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इससे मेंस में आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी। जैसे ग्रामीण इलाके में पूछ दिया तो ये सारी चीजें विद एग्जाम्पल अगर दी जाती हैं तो वो उससे अच्छे मार्क्स जो है वो मिलते हैं। मतलब अगर आप विद एग्जाम्पल बता रहे हो चीजों को तो ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको ये पूरा ही काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है मेटा की, और उसमें जो है वो अभी कुछ दिन पहले इनके अगेंस्ट आया था कि प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइम पे इनको काफी फटकार लगाई थी कि इन जो अगर आपकी वजह से प्राइवेसी ब्रीच होगा तो हम आपको इंडिया में अलाउ नहीं करेंगे। तो उसी पर भी केस चला है, इसमें सुनवाई जो है वो चल रही है। और मेटा और जो व्हाट्सएप है इन्होंने इनके अगेंस्ट जो है वो पेनल्टी इम्पोज किया गया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसके द्वारा, और इसके तहत इन पे 213 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसी को इन्होंने चैलेंज किया है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि हम जो है वो मतलब किसी प्रकार का जो डेटा है वो लीक जो है वो नहीं हो रहा है, मतलब वहां पे इन्होंने जानकारी दी हियरिंग के दौरान। और ठीक है, तो इन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ने कहा है कि इनका जो पूरा इंटेंशन है कि जो भी डायरेक्शंस हैं जो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है उसको हम फॉलो करते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर हमें कोई कंटेंट शेयर करना होता है तो उससे उसके पहले जो यूजर है उससे जो है वो उसका शेयरिंग का कंसेंट जो है वो लिया जाता है। तो ये चीजें हैं, तो अभी इस पे सुनवाई चल रही है। अब देखो इस पे फर्दर जो है वो क्या आता है। अगर बरकरार रखा तो इनको पैसे पे करने होंगे। ठीक है, तो ये प्राइवेसी से रिलेटेड जो है वो रहेगा मामला। फिर नेशनल प्रहार, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नया नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसका नाम दिया है प्रहार, और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो हमारे टेररिस्ट थ्रेट होते हैं, जो नए नए तरीके से थ्रेट्स जो है वो हो रहे हैं, उनको एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए एड्रेस करना, और टाइमली जो है वो इंटरवीन करके किसी भी प्रकार के जो टेररिस्ट अटैक्स हैं उनको जो है वो रोकना। प्रहार, प्रहार का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसका पूरा नाम। टू प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजन्स एंड interests, responses that are swift and proportionate, aggregating internal capacities। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड लॉ बेस्ड प्रोसेसेस। तो काफी लंबा चौड़ा नाम है ये।
तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये। तो कैसे जो है वो हर तरह से जो टेररिज्म है उसको खत्म करना जो है, और जो विक्टिम्स हैं टेररिज्म के उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, इसके लिए जो है वो लेके आया है। क्योंकि सरकार का कहना है, जो हमारी यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा कि एक हम कंसेंसस पे आए हैं कि टेररिज्म को समझना, उसे एलिमिनेट करना, जो विक्टिम्स हैं उनको भी जो है वो एक सपोर्ट और हेल्प जो है वो प्रोवाइड करना। तो प्रहार किस मंत्रालय का है, कब लॉन्च हुआ, क्या नाम है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर अ, नीदरलैंड में जो है वो नए इनके जो है वो गवर्नमेंट बनी है, और रॉब जेटन ये वहाँ की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं पूरी कंट्री के हिस्ट्री में। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। कभी-कभी नाम दे देता है, जैसे रिसेंट जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनका और कंट्री का नाम दे देता है, तो चूँकि यंगेस्ट हैं इसलिए ये मतलब याद रखना। और इनको जो शपथ है वो वहाँ के डच किंग विलियम अलेक्जेंडर इनके द्वारा दिलाया गया, ठीक है? और यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, किंग एक सेरेमोनियल रोल प्ले करता है, बाकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है सारी वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहती है। तो यहाँ पे कोalition जो है वो गवर्नमेंट बनी है, और इसको लीड करेंगे यहाँ पे रॉब सेटन, तो इतना काफी रहेगा। फिर इंडियन नेवी ये कमीशनिंग करेंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ये नीदरलैंड की बात हो रही थी हाँ, ना? रॉब हाँ, जेट हाँ। एंटी सबमरीन वॉरफेयर वॉरशिप अंजदीप की, और ये थर्ड वेसल है। ये 8 शिप का जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट है उसका। और 27 फरवरी को जो है इसकी कमीशनिंग होगी हमारे ईस्टर्न नेवल कमांड में, ठीक है। फॉर्मली इसका जो चेन्नई पोर्ट पे इसको मतलब ये आ जाएगा। और ये जो है वो ऑपरेट करेगा एज अ डॉल्फिन हंटर, ठीक है। और ये स्पेशलाइज्ड है, ये डिटेक्ट कर पाएगा, ट्रैक करेगा जो भी एनिमी के जो सबमरीन्स हैं कोस्टल एरियाज में, तो पहले ही पता चल जाएगा कि क्या मतलब अगर वॉर की सिचुएशन है या ऐसे भी कोई थ्रेट है, तो उसको जो है ये पता लगाने में वह प्रमुख भूमिका जो है वो निभाएगा। ये जो वेसल है ये 77 मीटर का इसका लेंथ है, और इसमें जो है वो हाई स्पीड वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी अंजदीप का भी जाने रहो। फिर जम्मू कश्मीर में आर्मी का जो नॉर्दर्न कमांड है उन्होंने बनवात एकता स्थल इसका इनॉग्रेशन किया, और ये एक पब्लिक मॉन्यूमेंट है जो कि नेशनल प्राइड और सॉवरेनिटी को जो है वो दर्शाता है। ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इसको इनॉग्रेट किया गया। इसमें जो है वो 105 फीट का नेशनल फ्लैग लगाया गया है जो कि टॉलेस्ट है इस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसका इसमें जो है वो पार्क भी बना है रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए, और बेसिकली इसका उद्देश्य जो है वो पीस को प्रमोट करना है, इसीलिए इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लगाया गया। फिर ग्रामीण डाक सेवा सम्मेलन ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जो है वो शुरू हुआ, और इसमें काफी सारे ग्रामीण डाक सेवक इन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया उस सर्किल के। और यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने जानकारी दी कि अभी इंडिया पोस्ट जो है वो मैनेज करता है लगभग 38 करोड़ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स, और इसके तहत 22 लाख करोड़ जो है वो डिपॉजिट्स में हैं। तो ये एक बेहतर जो है वो सिस्टम बनाते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि 3.8 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट हैं जिसके तहत 2.25 लाख करोड़ का जो है वो डिपॉजिशन जो है वो हुआ है। तो इंडिया पोस्ट जो है वो एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। मेल वगैरह का मॉडर्नाइजेशन किया गया है, जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है उसको भी बेहतर किया गया है, इसमें भी सब R&D चल रही है। जल्दी से जल्दी जो डिलीवरी सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा रहा है। हिली एरियाज में भी जो चीजें हैं उनको पूरा कनेक्ट किया गया है कि जो लास्ट हमारा कोई भी एरिया है वहां तक पूरी कनेक्टिविटी जो है वो रहे, ठीक है। तो ये है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। फिर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो इसी पूरे प्रोग्राम में जो है इन्होंने एक MOU साइन किया है डिजिटल भारत निधि और गवर्नमेंट ऑफ ये जो आंध्र प्रदेश है, और इसके तहत इनका जो है वो भारत नेट प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा। इसके लिए 432 करोड़ का जो है वो अप्रूवल इनको में जो है वो दिया गया है। और वहां पे ये आंध्र प्रदेश भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
ये बनाया गया है और ये इस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा। जितनी वहाँ पे ग्राम पंचायत हैं इसको ये जोड़ने का काम करेगा। तो भारत नेट तो काफी बार मतलब पूछा भी है, इम्पोर्टेंट रहेगा ही। भारत नेट प्रोजेक्ट या इसको पहले जो है वो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कहा जाता था। इसका उद्देश्य है कि अक्रॉस द कंट्री हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, जितने भी ग्राम पंचायत हैं कंट्री में और जो एक ब्रिज है उसको फुल मतलब गैप जो है उसको जो है वो खत्म करना, जोड़ना, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ई हेल्थ, ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग। तो उसके लिए जब ब्रॉडबैंड रहेगा, कनेक्टिविटी रहेगा, तभी ये सारी चीजें जो है वो पॉसिबल हो पाएंगी। तो ये है। फिर मध्य प्रदेश में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है ये भूवंतर योजना इसको एक्सटेंड करेगी मस्टर्ड फार्मर्स के लिए। भूवंतर योजना इसको जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एग्रीकल्चर मार्केट में। जो वॉलेटिलिटी है प्राइस में, जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनको देखते हुए फार्मर्स को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया जाता है इसके तहत। और ये जो योजना है ये 2023 में लॉन्च किया गया था वहां पे। इसके तहत 1,000 रुपए का हर मंथ अलाउंस दिया जाता है और उसको जो है वो फिर बढ़ाया जाता है अक्टूबर में। मतलब इसको भी जो है वो पहले 23 में लॉन्च किया गया, फिर इसको अक्टूबर में इसको बढ़ा के 1250 कर दिया गया। तो ये जो योजना है अभी तक सोयाबीन क्रॉप्स के लिए थी और अब इसको जो है वो एक्सटेंड करके जो वहाँ पे जो सरसों का जो खेती करते हैं उनको भी ये सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इंडिया एनर्जी वीक इसका जो है वो इनॉग्रेशन हुआ, ये चल रहा है। और इसमें जो है वो प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से जो एनर्जी सेक्टर है इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा है। इंडिया जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंस होने की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का कोशिश है कि क्लीन एनर्जी को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन अमोनिया है, इन पे ज़्यादा जो है वो वर्क हो रहा है। ठीक है? और ये जो है वो पूरा जो हमारी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी है, उसमें एक प्रमुख भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। और इसका काफ़ी जो है वो एप्लीकेशन भी है। ठीक है? तो कैसे जो है वो एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वो करना है, इसके बारे में इन्होंने बताया। ग्रीन अमोनिया एक काफ़ी इसका जो है वो यूज़ जो है वो बढ़ रहा है। ये होती है अमोनिया प्रोड्यूस्ड यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन, जिससे कि ज़ीरो कार्बन इमिशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो है वो नहीं होता है। तो अब जो कि एनर्जी वीक है, तो उसमें इस इवेंट में बात हो रही है कि कैसे एनर्जी सेक्टर को हम जो है वो और बेहतर बना सकते हैं। एक न्यूज़ थी ऐसे ही, राइज एंड रिस्क ऑफ प्रिडिक्शन मार्केट्स। तो ये क्या है? प्रिडिक्शन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे कल्शी है, पॉली मार्केट है, और ये इसमें जो है वो लोग जो है वो बेटिंग करते हैं कि क्या जो है वो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे किसी कंट्री में इलेक्शन हुआ तो क्या रिजल्ट हो सकता है, या जो बड़े-बड़े जैसे एलन मस्क हैं, ये क्या जो इनकी कितने ट्वीट हो सकते हैं। तो ये अलग तरीके का मार्केट है प्रेडिक्शन मार्केट, जो कि जो है वो वर्क कर रहा है और ये भी काफ़ी जो है वो बढ़ रहा है। तो इसमें जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं, वो प्रोबेबल इवेंट ये यूनिट्स होती हैं इसको सेल करते हैं, और इनका भी उद्देश्य होता है वही कि मतलब जो प्रॉफिट को कमाना। ठीक है? तो जैसे अभी तक बाकी चीजें हम देख रहे थे जैसे क्रिप्टो था ये सब था, अब इसमें कि नए तरीके का जो है मार्केट जो है वो आया है। तो इसमें एक तो इसका कोई अभी रेगुलेशन नहीं है, कुछ है नहीं, बट ये यूजेज में है, काफी बढ़ रहा है। ठीक है? और इसमें बात हुई है कि ये जो मार्केट है ये स्टेबल कॉइन और इन सब चीजों का जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो यूज करते हैं, जिसमें लोगों का बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। तो आगे आने वाले में टाइम में देखना होगा कि किस तरह से जो है वो काम आगे करता है। इंडिया में भी लोगों को में इसके प्रति काफ़ी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है, लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है? और लेकिन अभी यही है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा अभी रेलेवेंस वो मतलब उस तरह का नहीं है। और प्रिडिक्शन मार्केट की बात करें तो ये शुरू हुआ था 2000 में, और ये इओवा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ये पहला था जिसने इस तरह का जो है सिस्टम यूज़ किया, और इसमें कहीं पे भी कुछ भी जो घटना होती है उसको प्रेडिक्ट करने का काम जो है वो करते हैं। कोई तरह का रेगुलेशन नहीं है, बस ये है कि इसमें लोग इसके तहत भी लोग प्रॉफिट वगैरह कमाने का जो है वो काम करते हैं।
फिर अभी एक स्टडी हुआ है जिसमें पाया गया है कि इंडिया में जो पेस्टिसाइड है यूज वो बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से काफी जो है वो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। इंडिया जो है वो टॉप कंट्रीब्यूटर है टू ग्लोबल अप्लाइड टॉक्सिसिटी फ्रॉम पेस्टिसाइड यूज्ड। और इसमें वही है कि एग्रीकल्चर जो है वो क्रॉप्स को डैमेज से रोकने के लिए जो है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज किया जाता है। और 2022 में यूनाइटेड नेशंस बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो इसमें ये था कि कमिट किया गया था कि जो पेस्टिसाइड रिस्क है उसको हम कम करेंगे, 2030 तक जो है 50% तक जो उसमें कमी ले आएंगे। फिर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो तुम्हारा अप्लाइड टॉक्सिसिटी है ये बढ़ा है, ठीक है। 2023 से 2019 में 600 जो पेस्टिसाइड्स हैं इस पे पूरा जो है उन्होंने काम किया, और उन्होंने पाया कि चाइना, ब्राजील, यूएसए और इंडिया ये जो है वो अकाउंट करते हैं लगभग 70%, मतलब जितना जो है वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें ये चार कंट्रीज जो है वो सबसे ज्यादा इनका है रोल। और ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब पे जो है वो यूज किया जाता है। तो इसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ रही है। और एग्रीकल्चर में आते हैं ये, तो फूड प्रोडक्ट्स में आते हैं, फिर कहीं ना कहीं फूड चेन में ये इंक्लूड होते हैं, तो इनकी वजह से काफी इफेक्ट जो है वो पड़ रहा है। इन टॉक्सिसिटी की वजह से जो नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं, प्लांट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इन सब पे प्रभाव देखने को मिल रहा है। आर्थ्रोपॉड्स हैं, फिशेस हैं, इन पे भी जो है वो इफेक्ट इसका जो है वो पड़ रहा है। तो ये जो केमिकल्स हैं ये कहीं ना कहीं जो हमारी डेली लाइफ में जुड़ते जा रहे हैं, और इनका जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो 1968 का ये इंसेक्टिसाइड एक्ट है, जो कि फोकस करता है ऑन एग्रीकल्चर यूज विद लिमिटेड प्रोविजंस फॉर ऑर्डिनरी यूज, मतलब घरों में आप पेस्टिसाइड्स का एक नॉर्मल सामान्य यूज कर सकते हैं, बाकी कृषि में कैसे करना है इसके लिए ये रूल्स हैं। फिर इसके अलावा 66 जो है वो पेस्टिसाइड ये भारत में बैन है। और पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2025 में था, और माना जा रहा है कि ये इस साल मार्च में जो है वो इसमें इसको पास कराया जाएगा। और इसका उद्देश्य यही है कि पेस्टिसाइड की वजह से जो इन्वायरमेंटल रिस्क क्रिएट हो रहा है उसको जो है वो कम करना, और बायोलॉजिकल और ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड जो सिस्टम है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, ताकि एक सस्टेनेबल और क्लीन जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने नया अभी लगभग जो है वो 2.8 लाख हाउसेस का जो कंस्ट्रक्शन जो है वो सैंक्शन किया है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। और ये 16 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज, वहां पे इसको अप्रूवल दिया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर ये सब हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन हाउसेज हैं अंडर प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, ये अब 1.36 मिलियन से ज्यादा हो जाएंगे। इस स्कीम के तहत जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जो लो इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, उनको जो है वो अफोर्डेबल हाउसेस जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये जो योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर इसका जो विजन था वो यही था कि 2022 तक सबके पास जो है वो घर रहे, स्लम को हटाना और हाउसिंग फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करना। फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन्होंने लॉन्च किया सेकेंड फेज ऑफ द असेट मोनेटाइजेशन, ठीक है, पाइपलाइन। और ये जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और पब्लिक सेंटर एंटिटीज हैं वहां पे ये अपना चलेंगी, ठीक है। और इसके तहत ये जो ये इसका अनाउंसमेंट जो है वो यूनियन बजट 2025-26 में किया गया था कि एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 25 to 30, मतलब जो चीजें हैं, जो जैसे कोई यूनिट है जो बंद हो गई है, वहां पे जो चीजें हैं उनको कैसे जो है वो बेच के पैसा उसे जनरेट किया जाए, फिर उसमें प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से फिर से जो भी चीजें हैं उसको बेहतर जो है वो सेटअप किया जाए। तो इसी के लिए ये पूरा जो है वो है, तो चीजों को बेच के पैसा लेना, फिर उनसे जो है वो नया तरह का पूरा सिस्टम जो है वो डेवलप करना। जैसे बहुत सी जगह जैसे कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, वो बंद हो गई, तो सामानों को प्राइवेट कंपनी जो है वो परचेज कर लेती हैं, फिर उनसे नया जो है वो सेट जो है वो पूरा उसमें काम जो है वो स्टार्ट करती हैं।
तो इसका यही उद्देश्य है कि जो विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसको अचीव करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इससे जो है वो हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये की स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक एसेट को जो है वो यूटिलाइज करती है बेहतर तरीके से। फिर गोवा में जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 इसका इनॉग्रेशन किया। ये दोना पाउला यहाँ पे हो रहा है। ये जो साइंस कांग्रेस है इसका थीम है ओशन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, और इसका पूरा फोकस रहेगा ओशन हेल्थ, क्लाइमेट रेजिलियंस, मेरीन इकोसिस्टम को बेहतर बनाना, एक सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी डेवलप करना, तो ये इसके लिए है। ठीक है, तो ये कहाँ हो रही है? गोवा में। फिर 5 स्टेशंस हैं जो कि आते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत। इन्हें अवार्ड दिया गया है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। और ये जो स्टेशंस हैं ये हैं दीमापुर, अ, अलीपुरद्वार, कोकराझार, गोलकगंज और न्यू मॉल जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये जो ईट राइट स्टेशन प्रोग्राम है ये FSSAI का गाइडलाइंस है, उसके तहत इनको सर्टिफिकेशन मिला है कि यहाँ पे इन स्टेशंस में जो इनके फूड स्टॉल्स हैं उनको ये बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं, सही जो है वो क्वालिटी का हाइजेनिक फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटी बेहतर है, बेहतर तरीके से वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको जो है वो ये इन 5 जो रेलवे स्टेशन है इनको सर्टिफिकेट के लिए जो है वो चुना गया है। तो ये पूरा इनका नेशनल कैंपेन भी चल रहा है, ईट राइट इंडिया। तो इसका उद्देश्य है कि सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर शिपिंग एंड वाटरवेज है, इन्होंने इनॉग्रेट किया और आधारशिला रखी। 1500 करोड़ रुपए का एक टूटीकोरिन पोर्ट बनेगा तमिलनाडु में उसकी। और इसमें जो है वो वीओसी मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम भी बनेगा, उसका भी इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा। फिर इसके अलावा 8 मेगावाट का विंड फार्म भी बनेगा और 5 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये भी जो है वो बनेगा। तो इन सारी चीजों की इन्होंने आधारशिला रखी। फिर भारत और ब्राजील के बीच में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी ये एग्रीमेंट हुआ है। और दोनों जो कंट्रीज हैं वो मतलब ये दर्शाता है कि इनके साथ जो कॉपरेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है ये ब्राजील का, और CSIR है इंडिया का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और अभी ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं HE लुइस इनाशियो लूला ड सिल्वा, ये आए थे AI समिट में पार्टिसिपेट करने। और तो उन्होंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुलाकात की सबसे। और काफी सारे जो है वो एग्रीमेंट जो है वो भारत और ब्राजील के बीच में हुए। ब्राजील ने जो है वो चेयरशिप प्रोवाइड की। अब इंडिया में इस बार पूरा जो ब्रिक्स समिट है वो होगा, तो इसी में जो है वो ये भी हुआ। और ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक यूनिक इनिशिएटिव है, स्टैब्लिश हुआ था 2001 में। और इसमें CSIR है, आयुष है, इनके बीच में कोलैबोरेशन है। और इसमें जो उद्देश्य है वो यही है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसको जो है वो पेटेंट प्रोवाइड करना, ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ावा देना, चीज उसके बारे में लोगों को जो है वो पूरी जानकारी देना। तो इसका ये जो जो ट्रेडिशनल ये जो सिस्टम है हमारा नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इसका डेटाबेस है, जिसमें इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज और स्पेनिश है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये इंडिया हुँ। फ्रांस के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस जो है कन्वेंशन, ये जो है वो साइन हुआ है, रिवाइज किया है इन्होंने। और जो उनका पहले से प्रोटोकॉल चला था उसको अमेंड किया। अभी प्रेसिडेंट आए थे AI समिट में। और इसमें कुछ जो चेंजेस किए हैं इसके तहत, जो नया प्रोविजन है इसके तहत ग्रांट किया गया फुल टैक्सिंग राइट्स ऑन कैपिटल गेन्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स टू द कंट्री ऑफ द कंपनीज रेजिस्टेंट। जैसे कोई कंपनी है, जैसे अगर वो इंडिया में है या फ्रांस में है और अपना शेयर जो है वो
बेचती है, तो जो भी पैसा मिलता है तो उस पे टैक्स जो ये लगा सकेंगे। तो कुछ-कुछ में जो टैक्स डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाता है ना, कि जैसे कोई कंपनी है वो यहाँ भी टैक्स दे, वहाँ भी टैक्स दे। तो इसी के लिए जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। तो इन्हीं से जो रिलेटेड प्रोविज़न्स थे उनमें अमेंडमेंट किया गया है। फिर इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज़, इसको जो है वो रिमूव किया गया है और इससे जो रिलेटेड इश्यूज़ थे उनको देखा गया है। फिर डेफिनेशन ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इनको जो है वो चेंज किया गया है। तो मतलब ये सारे काम जो है वो हुए हैं। तो ये इंडो फ्रांस रिलेशन में आ जाएगा कि हाँ अभी ये चेंजेस जो है उन्हें किए हैं। फिर साइंटिस्ट ने एक नया जो है वो जीन है ANTSR, और इसका क्या रोल होता है, ये एक अर्जेंटीन एंट है, इसके सेक्स डिटर्मिनेशन में उस पे जो है वो काम किया है। तो इन्होंने पाया कि ये जो इसका जो एक्सप्रेशन लेवल है, ये ही जो है वो डिटरमाइन करता है कि जो मतलब एम्ब्रियो जो होता है उसमें मिक्स्ड सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, इसी से जो है वो डिसाइड जो है वो होता है। और इसमें जो है वो इन्होंने RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज किया, और इन्होंने बताया कि व्हेन ANTSR वाज सप्रेस्ड इन एम्ब्रियोज जेनेटिकली destined to be female, अबाउट 10% एग्जिबिटेड मेल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इस जीन को जब सप्रेस किया गया तो मतलब जो है वो जो मतलब जो ऐसे एम्ब्रियोज थे जिनको फीमेल बनना था, वो जो है वो उनमें मेल कैरेक्टर्स भी आ गए, मेल के भी कैरेक्टर्स आ गए। एक्चुअली जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इनमें जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। बाद में जाके उसमें प्रोटीन के एक्सप्रेशन से जो है वो कई सारी चीजें जो है वो डिफाइन होती हैं। तो मतलब ये बस जाने रहो कि एक ये जीन जो है वो इस पे इन्होंने देखिए, काम। अर्जेंटाइन एंट अर्जेंटीन मतलब इसकी एक अर्जेंटाइन प्रजाति एंट चींटी है ये एक, है ना, इसी पे। इसकी प्रजाति हाँ, होगी, इसी है की ना? प्रजाति है, तो इस पे इन्होंने रिसर्च किया है। और बस जाने रहो, इसको बहुत ज्यादा इसमें पूछने का वो नहीं बनता है, लेकिन हाँ ये मतलब जो बायोलॉजी है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे जो इनफेक्ट इंसेक्ट्स की जो पॉपुलेशन है उनका कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो होता है। तो ये जो जीन है वो इन्हीं से रिलेटेड है। और ठीक है, तो फिर लास्ट है आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये गुलमर्ग में शुरू हुए, जम्मू कश्मीर में, वहां पे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू हो रहे हैं, मतलब हो गए। और इसमें जो है वो काफी सारे जो एथलीट्स हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे, विभिन्न प्रकार के गेम्स होंगे। गुलमर्ग जो है वो जाना जाता है अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए, और वहां पे जो है वो विंटर स्पोर्ट एक्टिविटीज जो है वो होती हैं। फिर टॉमस मार्टिन वेरी, इन्होंने अपना ATP टाइटल जीया रियो ओपन में। ठीक है, और इसके अलावा दिल्ली ओपन जो है वो टेनिस प्रतियोगिता हुई, और इसमें ग्रीस के स्टेफेनोस सैकिलारिडिस हैं, इन्होंने जीता सिंगल टाइटल दिल्ली ओपन का 2026 का, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और डबल में इंडिया के सिद्धांत भांतिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की, इन्होंने टाइटल जीता। और ये थर्ड टाइम है जब इंडियन प्लेयर को ने जो है वो दिल्ली ओपन डबल्स ट्रॉफी जो है वो जीती है। इसके पहले 2015 में साकेत मायनीनी और सनम सिंह इन्होंने जीता था, और फिर 2016 में यूकी बाम्बरी और महेश भूपति इन्होंने जो है वो जीता था। और इसके अलावा सोमदेव देववर्मन, ये ओनली इंडियन है जिन्होंने सिंगल का टाइटल जो है वो जीता था, इसमें 2014 और 2015 में। दिल्ली ओपन एक मतलब प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट है जो कि दिल्ली में मतलब होता है यहाँ पे, और हार्ड कोर्ट पे जो है ये खेला जाता है। तो विजेता का मतलब याद रखना, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आज का आपका डेली करंट अफेयर्स का क्लास था, और आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।